दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रात 9 बजे का अपना पसंदीदा शो जनहित। अगले 1 घंटे तक आज की तमाम बड़ी खबरें मेरे साथ आप देखने जा रहे हैं। हर एक खबर के पीछे की खबर भी आप तक पहुंचाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आज की 3 बड़ी खबरें आपके सामने रखते हैं, जिस पर हमारी नजर अगले 1 घंटे के दौरान बनी रहेगी। आज की पहली बड़ी खबर, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भगवा आतंक स्क्रिप्टेड था? भगवा आतंक की थ्योरी क्या फेल हो गई है? मालेगांव ब्लास्ट केस में कोर्ट का फैसला आ जाने के बाद यह सवाल सुबह से ही पूरे देश में ट्रेंड कर रहा है। जनहित में भगवा को बदनाम करने वाली तमाम थ्योरी को करेंगे बेनकाब और इसका करेंगे विस्तार से विश्लेषण भी। आज की दूसरी बड़ी खबर, मालेगांव केस में 17 साल बाद कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित सहित तमाम आरोपियों को बरी कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आरोपियों को इंसाफ तो मिल गया, लेकिन जो 6 लोग मारे गए थे उनका गुनहगार कौन है? 17 साल के बाद भी यह पता नहीं चल पाया कि आखिर उन्हें किसने मारा था। इसके तह तक जाने की भी हमारी कोशिश होगी। और आज की तीसरी बड़ी खबर, एक दिन की बारिश ने कैसे खोल दी है देश के बड़े शहरों की पोल। जयपुर से लेकर गुरुग्राम तक की सड़कें कैसे और किसकी वजह से बन चुकी हैं समंदर। सिस्टम के नकारों की पोल खोलेंगे जनहित स्पेशल में। फटाफट खबरें आप देख रहे थे और अब जनहित की खबर आप तक पहुंचाते हैं विस्तार से। आज से 17 साल पहले देश में एक रील नहीं, रियल पिक्चर रिलीज हुई। नाम था भगवा आतंकवाद। फिल्म टेरर एंगल पर थी, लेकिन ओपनिंग सीन के बाद सारा का सारा हिस्सा पॉलिटिकल बन गया था। फिल्म की स्क्रिप्ट राइटर थी कांग्रेस पार्टी। उसने फिल्म को सत्य आधारित करार दिया था। फिर भी मालेगांव स्टोरी बहुत कम लोगों के गले उतर पाती है। दर्शकों ने ना बराबर रिस्पांस दिया और अंततः 17 साल के बाद भगवा आतंकवाद की यह फिल्म 0 रेटिंग और फ्लॉप रैंकिंग के साथ पर्दे से उतार दी गई। मालेगांव ब्लास्ट में आज की सबसे बड़ी खबर सामने आई, जब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित समेत 7 आरोपियों को बरी करने के साथ ही भगवा आतंकवाद का चैप्टर कानूनी तौर पर आज क्लोज हो गया। पहली नजर में सिद्ध नहीं हो पाया कि भगवा आतंकवाद नाम की कोई चीज इस वक्त दुनिया में है, और यह भी कपोल कल्पना ही सिद्ध हुई कि हिंदू धर्म से भी आतंकी पैदा हो रहे हैं, जिस तरह के आरोप लगे थे। अगले आधे घंटे आज हम जनहित में मालेगांव केस पर बात करने वाले हैं। शुरुआत उन तस्वीरों से करेंगे जहां से भगवा आतंकवाद की ये थ्योरी जन्मी थी। 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव के एक मस्जिद के पास धमाका हुआ था। यह धमाका शकील गुड्स ट्रांसपोर्ट के सामने रात 9:35 पर हुआ। इस विस्फोट में 6 मुस्लिम मारे गए थे। 95 घायलों में भी अधिकांशतः मुसलमान थे। रमजान में धमाका, वो भी मस्जिद के पास, और मरने घायल होने वालों में सारे के सारे ज्यादातर लोग मुसलमान, और आरोप जिन जिन पर लगे वो सब के सब हिंदू। बस यहीं से भगवा आतंकवाद शब्द गढ़ने का मसाला मिल गया था। साध्वी प्रज्ञा और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित इस कथित हिंदू आतंकवाद के चेहरे बनाकर उभारे गए थे। लेकिन आज 17 साल के बाद स्पेशल एनआईए कोर्ट ने मालेगांव केस की कहानी बदल दी। सबूतों के अभाव में प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, समीर कुलकर्णी, सुधाकर चतुर्वेदी और सुधाकर धर द्विवेदी को आज बरी कर दिया गया। बरी इसीलिए कर दिया गया क्योंकि एनआईए कोर्ट को इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, जिससे यह साबित होता हो कि मालेगांव ब्लास्ट इन्हीं ने कराया था, ना ये कि भगवा आतंकवाद शब्द का इजाद हुआ इन लोगों के जरिए। दरअसल एनआईए ने अपनी चार्जशीट में जो आरोप लगाए थे वो खुद साबित नहीं कर पाई। एनआईए कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए 7 आरोपियों को बरी कर दिया और इसकी बाकायदा वजह भी गिनाई गई। बाइक में बम रखा गया था, यह साबित नहीं हो पाया। यह बाइक प्रज्ञा ठाकुर के पोजीशन में थी, यह भी साबित नहीं हो पाया था। पुरोहित ने बम प्लांट किया, यह भी साबित नहीं हुआ। आरोपियों के फिंगरप्रिंट मिलने का दावा भी साबित नहीं हो पाया। ब्लास्ट से पहले आरोपियों के एक बैठक करने का दावा भी साबित नहीं कर सकी जांच एजेंसी। न यह साबित हुआ कि पुरोहित ने पैसों का लेन देन धमाके के लिए किया था।
मालेगांव ब्लास्ट में 17 साल के बाद बरी होने के बाद साध्वी प्रज्ञा अभी मौन है। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित की पहली प्रतिक्रिया सामने आ गई है, जो आपको जरूर सुननी चाहिए। मुझे सेवा करने का मौका इसके पहले दिया, बेल पर आने के बाद भी दिया, और परमात्मा की मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इसके बाद भी वो मुझे मौका दे रहा है एक निर्दोष निकलने के बाद। मैं चाहता हूं कि भगवान और मातृभूमि हर एक को ये मौका दे और देते रहते हैं। कमी हम में होती है कि हम उसका फ़ायदा नहीं उठाते, ठीक है। तो देश का काम करो भाइयों, ठीक है, और कुछ नहीं है। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित को आपने सुन लिया। 17 वर्षों की पीड़ा और भगवा आतंक के जिस नैरेटिव की बात साध्वी प्रज्ञा ने कही थी, उस पर और विस्तार से बात किया करेंगे हम, लेकिन अभी फैसले के कुछ और पहलू जान लेते हैं। एनआईए कोर्ट ने 7 आरोपियों को संदेह का लाभ देकर बरी करते हुए जांच एजेंसी की खामियों का जिक्र किया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सबूतों की बजाय सिर्फ शक के आधार पर एक कहानी गढ़ ली गई थी। जितने दावे किए गए वैसे सबूत जुटाए नहीं गए, पंचनामा सही ढंग से नहीं हुआ, धमाके की जगह बैरिकेडिंग में देरी की गई थी। इससे सबूतों के साथ छेड़खानी भी हुई। फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी कई खामियां थीं और यूएपीए लगाने का आधार गलत था। उस समय कांग्रेस पार्टी की देश में सरकार थी। मालेगांव ब्लास्ट के 26 दिन के बाद अक्टूबर में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की और नवंबर में लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित की गिरफ्तारी हुई थी। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी। 29 सितंबर 2008 से 20 दिन तक जांच नासिक पुलिस की ओर से संभाला गया था। 21 अक्टूबर 2008 से 29 महीनों तक जांच महाराष्ट्र एटीएस के पास रही थी। 13 अप्रैल 2011 को महाराष्ट्र एटीएस ने यह जांच एनआईए को हैंडओवर कर दिया। सारे आरोपियों की गिरफ्तारी महाराष्ट्र एटीएस ने की थी। उसी ने प्रज्ञा और पुरोहित पर मकोका और यूएपीए भी लगाया था। अब प्रज्ञा और पुरोहित के साथ बरी हुए उनके दूसरे साथियों को भी सुने। वहीं दूसरे पक्ष को भी आपको सुनना चाहिए, जो इनके बरी होने को हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कर रहे हैं। पुलिस केस फर्जी है, 70 साल हम लोग लड़ रहे हैं, पूरा फेक केस है। एनआईए विरुद्ध एटीएस है, हमारे विरुद्ध कुछ है ही नहीं। एटीएस तो बहुत कुछ कहा है, लेकिन पूरा एनआईए ने पलट दिया है। हमारे केस में कोर्ट में एनआईए विरुद्ध एटीएस ऐसा केस है, हमारे विरुद्ध कुछ भी नहीं है। कोर्ट का फैसला सुनते ही दिल तो बहुत दुखा। दिल दुख कर ये हुआ कि हमें जो है तो जो भी उन्होंने बेनिफिट ऑफ डाउट दिया है, इस बेनिफिट ऑफ डाउट को लेकर हम कोर्ट हाई कोर्ट जाने वाले। उन्हें जो है मुकम्मल एक्यूट नहीं किया गया है, उन्हें सिर्फ बेनिफिट ऑफ डाउट पर जो है उन्हें रिहा किया गया है। उसी बेनिफिट ऑफ डाउट को लेकर हम हाईकोर्ट जाने वाले। मालेगांव ब्लास्ट केस में कोर्ट के फैसले के बाद देश में कई जगह आज जश्न मना। मालेगांव में पटाखे फोड़े गए। वहीं अयोध्या में इस खुशी में मिठाई बांटी गई कि भगवा के साथ आतंकवाद जोड़कर हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश एक्सपोज हो गई है। लेकिन सियासत में एक तबका है जिसे इन 7 का बरी होना पसंद नहीं आया, बल्कि इनके बरी होने में सरकार की चाल दिखाई दी। सियासत के नए नए एंगल समझाने से पहले आपको परसों राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने पूरे दावे से कहा था कि हिंदू आतंकी हो ही नहीं सकता। अफजल गुरी की फांसी जब तक वो गृह मंत्री नहीं गए नहीं हुई। बंबई का हमला, बंबई के हमले के बाद आज ये दिग्विजय सिंह चले गए हैं। उन्होंने कहा है तो आरएसएस ने कराया। मान्यवर ये क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, किसको बचा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? और हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। हम कभी टेररिस्ट नहीं हो सकते। क्या कहना चाहते हैं? फर्जी टाइप के केस बनाए, एक भी केस अदालत में नहीं टिका। देशभक्त संगठनों पर आरोप लगाए आपने, सिर्फ आपकी छिछोरी राजनीति के लिए, क्षुल्लक फायदे के लिए। और फिर क्या कर लिया? हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह का ये दो टूक बयान आपने सुना। ये संयोग है कि 2 दिन से ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के बीच अमित शाह ने हिंदुओं को बदनाम करने के षड्यंत्र का जिक्र किया था। इस दौरान भगवा आतंक को खारिज करते हुए उन्होंने चिदंबरम और दिग्विजय सिंह का नाम भी लिया था।
लेकिन 48 घंटों में ही मालेगांव केस में फैसला आने पर विपक्ष ने अब इसकी टाइमिंग पर सवाल उठा दिए हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव कुछ इसी तरह से बोले। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने खोलकर पूछ लिया क्या सरकार इस फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रही है। So please don't try and digress the issue. जो बात आप समझ रहे हो वही मैं समझ रहा हूँ, जो आप कहना नहीं चाहते वो मैं नहीं कह रहा। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं खबरें दबाने के लिए खबरें आ रही हों। अब ये मिलिट्री ग्रेड आरडीएक्स इस्तेमाल हुआ तो फिर ये कहाँ से आया? क्या मोदी सरकार, क्या महाराष्ट्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट जाकर इस जजमेंट पर स्टे लगाएगी, नहीं लगाएगी? राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आपने सुन ली हैं। मालेगांव ब्लास्ट में 7 आरोपी बरी हो गए। दोषी ना होते हुए भी उन्हें 17 साल तक सजा झेलनी पड़ी। 17 साल लांछन भी झेले और ये दिन भी बंदिशों में काटे गए। लेकिन यहां सवाल है कि फिर मालेगांव में 6 लोगों की जान किसने ली थी? क्या उनके दोषी कभी पकड़े जाएंगे भी या नहीं? क्या 6 लोगों को कभी न्याय मिल पाएगा? मालेगांव ब्लास्ट में 70 साल के हारून मोहम्मद शाह और 42 साल के शेख रफीक के साथ 24 साल के मुश्ताक शेख, 20 साल के इरफान जियाउल्लाह खान, 19 साल के सैयद अजहर और 10 साल की फरहीन की भी जान चली गई थी। ये वो 6 लोग हैं जिन्होंने ब्लास्ट में अपनी जानें गंवाई। कोई किसी का पिता था, कोई पूरे घर की गाड़ी खींचने वाला शख्स। इनकी जान चली गई, लेकिन इनका कातिल कौन है, इसके बारे में किसी के पास कोई जवाब नहीं। रश्मि रथी में कृष्ण का एक संवाद है, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो। लेकिन यहां विडंबना इस बात की है कि जांच एजेंसियों के नाकारापन और सबूतों के अभाव में लोगों को पूरा या आधा न्याय तो दूर, इंसाफ का एक खतरा तक नहीं मिला है। और देश में इसी महीने 10 दिन में ऐसा दूसरी बार हो गया। 21 जुलाई को ही 2006 के मुंबई लोकल सीरियल ब्लास्ट में बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला आया था। ब्लास्ट में 187 मौतें हुई थीं, लेकिन सबूतों के अभाव में 12 आरोपियों को बरी कर दिया गया। और अब 2008 के मालेगांव ब्लास्ट में भी यही फैसला है। 6 लोगों की जान चली गई, 95 लोग घायल हुए थे, लेकिन 17 साल बाद भी सभी जितने आरोपी थे 7 उनको बरी कर दिया गया, क्योंकि सबूत नहीं मिला। आज ये बात कोर्ट के सामने आई। और यह आतंकी घटनाओं में जांच एजेंसियों का हाल है कि बरसों बरस उनकी जांच जारी रहती है, लेकिन नतीजा यह होता है कि एक भी सबूत नहीं मिल पाता। और जनहित में अब बात उस थ्योरी की करेंगे जो मालेगांव धमाके में अदालती आदेश के बाद एक बार फिर से सुर्खियों में है। उस थ्योरी का नाम है भगवा या हिंदू आतंकवाद, जिसे यूपीए सरकार के दौरान इजाद किया गया था। इस थ्योरी को जन्म देने, गढ़ने और आगे बढ़ाने के लिए कुछ घटनाओं को जरिया बनाया गया और फिर कुछ किरदारों ने तथ्यों की जगह अपनी राय को ही प्रमाण बनाकर इसे साबित करने की भरपूर कोशिश की। लेकिन आज मालेगांव केस में कोर्ट के फैसले ने एक बार फिर यह प्रमाणित कर दिया कि भगवा या हिंदू आतंकवाद की थ्योरी 100% झूठी है। अब सवाल यह है कि क्या हिंदू आतंकवाद के मिथक को एक खास वोट बैंक के लिए पेश किया गया था? वो लोग कौन थे जिन्होंने सर्वे भवन्तु सुखिना और वसुधैव कुटुंबकम जैसे मंत्र को जीने वाले हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश की? उनके बारे में आपको विस्तार से बताने वाले हैं, लेकिन पहले आप घटनाओं की तस्वीरें देखिए जिनके जरिए हिंदू आतंकवाद की झूठी थ्योरी को सच में बदलने की कोशिश की गई। इसमें पहली घटना थी 18 मई 2007 का मक्का मस्जिद धमाका, जिसमें 9 लोग मारे गए थे, 58 घायल हुए थे। शुरुआत में इस धमाके का शक जिहादी संगठन हरकत उल जमात इस्लामी यानी हुजी पर था, लेकिन 2010 में अभिनव भारत संगठन से जुड़े स्वामी असीमानंद और प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत कई लोगों पर आरोप लगा दिए गए थे, लेकिन कोई सबूत था नहीं। ऐसे में कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया। इसके बाद 11 अक्टूबर 2007 को अजमेर में धमाका हुआ, 3 लोग मारे गए, 17 घायल हुए। इस केस में भी स्वामी असीमानंद समेत कुछ लोगों को आरोपी बनाया गया, लेकिन 8 मार्च 2017 को स्पेशल एनआईए कोर्ट ने सारे आरोपियों को बरी कर दिया। फिर 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में हुआ धमाका, जिसमें 6 लोग मारे गए, 100 लोग घायल हुए। इसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया।
लेकिन आज इन सभी को एनआईए कोर्ट की ओर से बरी कर दिया गया। अब सवाल यह है, आज कोर्ट में जो लोग बेदाग साबित हो चुके हैं उन्हें बदनाम क्यों और किस आधार पर किया गया, अब उसे भी आप तक पहुंचाते हैं। तो इसमें नाम कई हैं, लेकिन सबकी पहचान एक है, सारे के सारे कांग्रेस के नेता, बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता जिनके चेहरे इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पी चिदम्बरम, राहुल गांधी, सुशील कुमार शिंदे और दिग्विजय सिंह, चारों कांग्रेस के कद्दावर नेता। किसी का विशेष परिचय देने की जरूरत नहीं। और जिस समय लोगों की ओर से बयान दिया गया था उस समय ज्यादातर लोग सरकार में थे, क्योंकि यूपीए के शासनकाल के दौरान ही मालेगांव में ये ब्लास्ट हुआ था और उसके बाद एक के बाद एक बयान भी सामने आए थे। कांग्रेस के नेताओं ने कब और कैसे हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी और पेश की, अब जरा उसे देखिए। 16 सितंबर 2008 को सबसे पहले दिग्विजय सिंह ने तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल को आतंकी घटनाओं में हिंदूवादी संगठनों के शामिल होने को लेकर बाकायदा चिट्ठी लिखी। फिर 2 दिसंबर 2009 को तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने राज्यसभा में हिंदू आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया। इसके बाद 10 मई 2010 को एक बार दिग्विजय सिंह ने आतंकी गतिविधियों में हिंदूवादी संगठनों के शामिल होने को लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिख डाली। पी चिदम्बरम ने भी एक बार फिर से 25 अगस्त 2010 को बतौर गृह मंत्री पुलिस प्रमुखों के सम्मेलन में भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया। 2010 में ही हिंदू आतंकवाद के नैरेटिव पर विकीलीक्स ने खुलासा किया था कि राहुल गांधी ने तत्कालीन अमेरिकी राजदूत टिमोथी रोमर को बताया था कि कट्टरपंथी हिंदू समूह लश्कर-ए-तैयबा जैसे चरमपंथी संगठनों को कुछ भारतीय मुसलमानों के समर्थन से भी बड़ा खतरा है। फिर जनवरी 2013 में तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने बीजेपी और आरएसएस पर आतंकवाद फैलाने के लिए ट्रेनिंग कैंप चलाने का आरोप मढ़ दिया और उनकी कथित गतिविधियों को भगवा आतंकवाद की घटना से जोड़ दिया। इस बयान पर बाद में शिंदे ने माफी भी मांगी थी। अब कांग्रेस नेताओं की जुबान से ही हिंदू और भगवा आतंकवाद की उस कथित कहानी को सुनिए जो उनकी ओर से एक वक्त पर दिया गया था। The recently uncovered phenomenon of saffron terrorism that has been implicated in many bomb blasts of the past. आज भगवा वस्त्र पहनकर लोग चूरन बेच रहे हैं, भगवा वस्त्र पहनकर बलात्कार हो रहे हैं, मंदिरों में बलात्कार हो रहे हैं। क्या यही है हमारा धर्म? लेकिन अभी बीच में ही हमारे पास ये रिपोर्ट आ गई है इन्वेस्टिगेशन में, ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनके जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। थोड़ा और पीछे चलें तो 2002 के गुजरात दंगों के बाद से ही एक खास विचारधारा के लोगों ने हिंदू आतंकवाद की झूठी कहानी गढ़नी शुरू कर दी थी। पाकिस्तानी थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड कंटेम्पररी रिसर्च के एक लेख अंडरस्टैंडिंग सैफरन टेररिज्म में बताया गया है कि भगवा आतंकवाद शब्द का पहली बार इस्तेमाल भारतीय पत्रकार प्रवीण स्वामी ने किया था। उन्होंने मार्च 2002 में फ्रंटलाइन मैगजीन में एक कवर स्टोरी लिखी जिसका शीर्षक ही था सैफरन टेरर। इसमें 2002 के दंगों को एक सुनियोजित हिंदू चरमपंथी अभियान के रूप में पेश किया गया। इस लेख की शुरुआत में ही यह दावा किया गया था कि राजनीतिक निर्देश और पुलिस के समर्थन ने हिंदू दक्षिणपंथियों के मौत के दस्तों को गुजरात के मुस्लिम इलाकों में दंगा फैलाने में सक्षम बनाया था। इसके बाद यूपीए सरकार में कैसे इस फर्जी धारणा को नई धार देने की कोशिश हुई है उसे विस्तार से आपके सामने मैं रख चुकी हूं। हद तो यह है कि 26/11 के आतंकी हमलों को भी हिंदू आतंकवाद के रूप में ही पेश करने की कोशिश की गई। वो तो शुक्र है कि शहीद तुकाराम ओम्बले का, जिन्होंने पाकिस्तानी आतंकी अजमल आमिर कसाब को जिंदा पकड़ लिया और फिर कलवाधारी जिहादियों की पोल खुल गई। वरना हुआ तो यह भी था कि 26/11 आतंकी हमले को आरएसएस की साजिश बताकर किताब तक लिख दी गई। पत्रकार अजीज बर्नी ने 26/11 आरएसएस की एक साजिश के नाम से किताब लिखी, जिसके विमोचन में कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह शामिल हुए थे। हालांकि हिंदू आतंकवाद की फर्जी थ्योरी को किताब के जरिए ही बेनकाब भी किया गया और ये काम किया गृह मंत्रालय के पूर्व अधिकारी आरवीएस मणि ने। आरवीएस मणि ने अपनी किताब द मिथ ऑफ हिंदू टेरर इनसाइडर अकाउंट ऑफ होम अफेयर्स में 2006 से 2010 के बीच हुए
कई बम धमाकों और आतंकी घटनाओं की गहराई से जानकारी दी गई। सरकारी दस्तावेजों और अपने अनुभवों के आधार पर उन्होंने बताया कि कैसे हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ा और फैलाया गया। इस किताब में लिखा है कि इस झूठी कहानी की शुरुआत 2006 के नांदेड़ धमाकों से हुई थी। इस मामले में शामिल 9 लोगों को जनवरी में एक स्थानीय अदालत ने बरी कर दिया, जिससे यह साबित होता है कि हिंदू आतंक का आरोप टिकाऊ नहीं था। और इसी तरह 2008 के मालेगांव ब्लास्ट के बारे में मणि कहते हैं कि शुरू में राज्य पुलिस को मिले सुरागों से पता चला था कि हमला अहल ए हदीस नाम के एक इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन ने किया था, लेकिन बाद में राजनीतिक दबाव में जांच की दिशा मोड़ दी गई और हिंदू आतंकवाद की कहानी बनकर सामने रखी गई। अब मालेगांव धमाके में अदालत का फैसला आ चुका है, तो हिंदू आतंकवाद के मिथक को हवा देने के आरोपी दिग्विजय सिंह का पक्ष भी सामने आ गया है। उनके मुताबिक ये थ्योरी तत्कालीन गृह सचिव आर.के. सिंह ने दी थी, जिन्हें बीजेपी ने सांसद और मंत्री बना दिया। संघ टेरर कहने वाले कौन थे? सरकार के गृह सचिव श्री आर.के. सिंह। संघ टेरर का नाम उन्होंने दिया था, सैफरन टेरर। उसके बारे में क्यों भाजपा चुप है, हम जानना चाहते हैं। मेरा तो इसमें इतना ही कहना है, उस समय भी जब ये संघ टेरर या सैफरन टेरर कहा गया था तो मैंने और जनार्दन द्विवेदी जी ने इसका विरोध किया था कि आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता है। हालांकि अब दिग्विजय सिंह या कांग्रेस के नेता लाख सफाई दें, मालेगांव केस में कोर्ट के फैसले से बीजेपी, संघ परिवार और धर्मगुरु सब एक सुर में हिंदू आतंकवाद की थ्योरी देने वालों पर हमलावर हैं। ये कांग्रेस पार्टी की एक सोची हुई रणनीति थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, शुद्ध वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए आप सच्चाई को बहुत दिन तक नहीं छुटला सकते, बहुत दिन तक नहीं छुपा सकते। हिंदू आतंकवादी कैसे? हिंदू कभी आतंकवादी रहा ही नहीं, इतिहास देखें। भगवा और हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने का जो काम कांग्रेस ने किया था, आज पूरा देश उसका धिक्कार कर रहा है और हम मांग करते हैं कि कांग्रेस ने माफी मांगनी चाहिए। पूरे हिंदू समाज को बदनाम करने की जो साजिश रची गई थी वो आज ध्वस्त हो गई है। मैं मानता हूं कि यूपीए सरकार के समय जानबूझ करके भगवा आतंकवाद की एक अवधारणा बनाई गई। हिंदू कभी टेरर को विश्वास करते ही नहीं और हिंदू कभी टेररिस्ट हो ही नहीं सकता है। निजी स्वार्थ और कुछ जिस तरीके से राजनीतिक स्वार्थ थे, निजी हित थे, उसके आधार पर कुछ लोगों को नहीं तो समस्त पूरा हिंदू धर्म और हिंदू समाज इसको आतंक से जोड़ने का एक कुत्सित प्रयास हुआ था। हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद कह करके एक आतंक सा मचा रखा था। कुछ लोगों के मंसूबे थे हिंदुत्व को और सनातन को, भगवा को बदनाम करने के। वो मंसूबे उनके अब फेल हो गए, सारी दुनिया के सामने सच आ गया। पूरा विश्व उस समय अलकायदा से लेकर के जैश ए मोहम्मद से लेकर के इस तरह के आतंकवादियों से लड़ रहा था। हमारे भारत में कांग्रेस पार्टी और उनके नेतृत्व वाली सरकार जो है भगवा आतंकवाद का नया शगुफा उसने छोड़ दिया था। मालेगांव धमाके पर अदालत के फैसले के साथ ही हिंदू या फिर भगवा आतंकवाद की थ्योरी एक बार फिर से गलत साबित हुई है। इस नैरेटिव का सबसे बड़ा चेहरा जिन्हें बनाया गया वो है प्रज्ञा सिंह ठाकुर। आतंकवाद के आरोपों के साथ जेल में जुल्म झेलने वाली साध्वी प्रज्ञा के लिए आज के फैसले की अहमियत क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। भगवाधारी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने क्या क्या नहीं झेला। इस सन्यासिन के भगवा चोले पर आतंकी दाग लगाने की कोशिश हुई, लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। ऐसे में 17 बरस देर तो हुई, लेकिन अदालत में प्रज्ञा सिंह ठाकुर बेदाग साबित हो गई। एनआईए कोर्ट ने मालेगांव धमाके के 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। यकीनन इस फैसले से सबसे ज्यादा सुकून की सांस साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने ही ली होगी, जिन्होंने जांच के दौरान बेइंतहा दर्द सहे, जुल्म की वो कहानियां आपको बताएं। उससे पहले अदालत के फैसले पर बीजेपी की दिग्गज नेता उमा भारती को सुनिए। हमें शुरू से पता था कि ये सब बेकसूर हैं, ये कहानी गढ़ी गई है। जिनको कसूरवार बताया गया वो कसूरवार थे नहीं।
हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों की रचना की गई। मुसलमानों में हिंदुओं का खौफ पैदा करने के लिए ये सारी रचना की गई। वोट बैंक को बनाने के लिए कांग्रेस के द्वारा ये रचना की गई, और वो रचना पूरी की पूरी जिन आधारों पर की गई वो आधार थे ही नहीं। इसलिए आज माननीय कोर्ट ने उस सबको ध्वस्त कर दिया। प्रज्ञा ठाकुर को जमानत 2 अप्रैल 2017 में ही मिल गई। 2019 में वो भोपाल से सांसद भी चुनी गई। मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा के बाद आरोपियों में जो दूसरा सबसे बड़ा नाम था वो था कर्नल पुरोहित का। 9 साल जेल में रहने के बाद कर्नल को साल 2017 में जमानत मिली थी। पुरोहित पर आरोप लगा था कि उन्होंने हमले के लिए ट्रेनिंग दी, RDX का इंतजाम किया, फंडिंग भी की, लेकिन कोर्ट ने आरोपों को सही नहीं माना और आज देखिए इतने सालों के बाद वो बरी हुए हैं। आगे कहानी कर्नल की। नाम कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित। आरोप मालेगांव ब्लास्ट। फैसला बरी। भगवा आतंक का आरोप झेलने वाले कर्नल पुरोहित की तब यही एकमात्र तस्वीर दुनिया के सामने थी। तब उन्हें मालेगांव ब्लास्ट में आरोपी बनाया गया था। सत्रह साल बाद अदालत ने कर्नल पुरोहित को उस आतंक के दाग से आजाद किया है जिसने उन्हें कथित भगवा आतंक का चेहरा बनाकर पेश किया था। कोर्ट का फैसला आने के बाद पुणे में कर्नल के घर के बाहर पटाखे फोड़े गए, जश्न मनाया गया। कर्नल पुरोहित को 1994 में मराठा लाइट इन्फेंट्री में जगह मिली थी। बाद में मिलिट्री इंटेलिजेंस में शिफ्ट किया गया था। इस दौरान कर्नल पुरोहित आतंक विरोधी ऑपरेशन के हिस्सा रहे और फिर 2008 के मालेगांव ब्लास्ट में उनका नाम आ गया। इस केस में उन्हें आरोपी नंबर 9 बनाया गया। पुलिस की तरफ से दावा किया गया था कि कर्नल ने सेना का 60 किलो RDX चुराया और उसी का इस्तेमाल मालेगांव ब्लास्ट में किया गया। लेकिन कोर्ट में पुलिस का किया गया ये शुरुआती दावा फेल साबित हुआ। अदालत का जब फैसला आया, कोर्टरूम में कर्नल पुरोहित पत्नी के साथ मौजूद थे। बरी होकर बाहर निकले तो चेहरे पर खुशी का भाव था। पत्रकारों ने गाड़ी रुकवाई। कर्नल ने मन के भाव को जाहिर किया। इस राष्ट्र ने मुझे सेवा करने का मौका इसके पहले दिया, बेल पर आने के बाद भी दिया, और परमात्मा की मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इसके बाद भी वो मुझे मौका दे रहा है एक निर्दोष निकलने के बाद। मैं चाहता हूं कि भगवान और मातृभूमि हर एक को ये मौका दे और देते रहते हैं। कमी हम में होती है कि हम उसका फ़ायदा नहीं उठाते। ठीक है, तो देश का काम करो भाइयों। ठीक है, और कुछ नहीं है, देश के सिवा और कुछ नहीं है। ये अपना देश है, हमने काम करना चाहिए। 9 साल तक मुंबई की तलोजा जेल में रहने के बाद कर्नल पुरोहित को साल 2017 में जमानत दी गई थी। बाद में उनकी सेना में वापसी भी हुई। हालांकि उन्हें किसी तरह का प्रमोशन नहीं दिया गया। अब कर्नल 53 साल के हो चुके हैं। जैसे कुदरत का कहर बरपा हुआ है, वैसे आरोपों का कहर झेलते रहे कर्नल पुरोहित और अब जाकर उन्हें बरी कर दिया गया है। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। वक्त हो गया है जनहित स्पेशल का। सड़क, बिजली, पानी किसी भी समाज के लिए मूलभूत जरूरतें हैं और हर सरकार ये वादा करती है कि वो अपने लोगों की इन जरूरतों को हर हाल में पूरा करेगी। लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग 2 टिप्पणियों ने ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या सरकारी सिस्टम इन जरूरतों को पूरी करने में कोताही बरतता है। मध्य प्रदेश के एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अच्छी सड़क जीवन के अधिकार का हिस्सा है। सरकारों को उन्हें निजी ठेकेदारों को सौंपने की बजाय अपनी देखरेख में बनवाना चाहिए। उधर राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर शहर की व्यवस्था को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि समय आ गया है कि इस पर विचार किया जाए कि क्या जयपुर अपनी सुंदरता और विरासत के लिए जाना जाने वाला गौरवशाली गुलाबी शहर बना रहेगा या फिर बुनियादी संरचना की समस्याओं के चलते एक डूबते हुए शहर में बदल जाएगा। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद से राजस्थान सरकार में हड़कंप है। हाईकोर्ट को ऐसी कड़ी टिप्पणी की जरूरत आखिर क्यों पड़ गई, अब जरा उसे जानिए। इसके लिए सबसे पहले जयपुर की तस्वीर आपके सामने रखते हैं।
ये राजस्थान की राजधानी जयपुर की सड़क है। बारिश का पानी इस कदर भरा हुआ है कि गाड़ियां डूबी हुई नजर आ रही हैं। बुधवार की दोपहर को हुई बारिश ने शहर की सड़कों को जलमग्न कर दिया और जो हाल दिखा वो आपके सामने है। बारिश का पानी निकल चुका है, लेकिन अपने पीछे दर्जनों सवाल छोड़ गया, जिसके बाद शहर का जायजा लेने सीएम भजनलाल शर्मा को सड़कों पर उतरना पड़ा। जरूरी निर्देश अफसरों को देने पड़े। कांग्रेस के नेताओं की ओर से सीएम के इस दौरे पर निशाना साधा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि शहर डूबा हुआ था और सीएम रील बनवाने में व्यस्त रहे। 100 गाड़ियों के काफिले के साथ शहर का जायजा लेने के लिए निकले थे मुख्यमंत्री। और दोनों की अदालतों की टिप्पणी भले ही विशेष मामलों के लिए की गई हो, लेकिन देश में शायद ही ऐसा कोई शहर या जिला हो जिस पर ये दोनों टिप्पणियां फिट ना बैठती हों। देश के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ और बारिश पर हमने वीडियो विश्लेषण के साथ रिसर्च रिपोर्ट तैयार की है। सबसे पहले देश के कुछ शहरों की तस्वीरें दिखा देते हैं, जिसे देखने के बाद आप सिस्टम को कोसेंगे, सवाल उठाएंगे, पूछेंगे कि आखिर प्रशासन मॉनसून से पहले कौन सी तैयारी करता है कि स्मार्ट सिटी कहे जाने वाले बड़े बड़े शहर डूब जाते हैं। एक दिन की बारिश में शहर हांफने लगता है। तस्वीर नंबर 1, राजस्थान की राजधानी जयपुर। तस्वीर नंबर 2, देश की साइबर सिटी गुरुग्राम। तस्वीर नंबर 3, यूपी की हाईटेक सिटी नोएडा। ये तीनों देश के बड़े शहर हैं। यहां लाखों करोड़ों के मकान में लोग रहते हैं और बारिश के मौसम में किस तरह से उनकी जिंदगी बेबस और लाचार है, वो इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। इन 3 तस्वीरों को हमने केस स्टडी के तौर पर आपके सामने रखा है, जहां लाखों करोड़ों खर्च करने वाले लोग सिस्टम की ऐसी समस्या झेलने को मजबूर हैं। वहीं छोटे शहरों की जिंदगी इस मौसम में कैसे कट रही होगी, उसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है। जयपुर तो गुलाबी शहर है। रोज देश के अलग अलग हिस्सों से इस शहर की खूबसूरती निहारने सैकड़ों सैलानी आते हैं, लेकिन इस शहर की सूरत इस मौसम में कैसी है, उसकी गवाही दे रही हैं ये तस्वीरें। बारिश का पानी इस कदर भर गया है कि सड़क पर ही गाड़ियां पानी में तैरने लगी, मानो कागज का कोई खिलौना तैर रहा हो। ये जयपुर शहर में छोटी चौपड़ की सड़कें हैं। नाम भले ही छोटी चौपड़ है, लेकिन सड़कें छोटी नहीं हैं। बावजूद इसके सफेद रंग की ये कारें बारिश के पानी में डूबी हुई हैं। इसी जयपुर की अगली तस्वीर देखिए। फ्लाईओवर के बगल वाली सर्विस लेन पानी में डूबी हुई है। कहीं कोई हादसा ना हो जाए, इसीलिए धीरे धीरे गाड़ियां निकल रही हैं। बुधवार के दिन घंटों तक जयपुर के अधिकांश इलाकों का यही हाल रहा। सड़कें समंदर बन चुकी थी। जयपुर शहर में करीब 100 जगहों पर गड्ढे खुदे हुए हैं। 150 जगहों पर जल भराव हुआ। रोड पर 2 से 3 फीट तक पानी भरा। शहर का ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गया। हर साल ड्रेनेज पर 60 करोड़ का खर्च होता है, फिर भी फेल साबित हो रहा है। अब अगली तस्वीर दिल्ली से सटे गुरुग्राम की है। कहने को तो गुरुग्राम हाईटेक सिटी है, देश की साइबर सिटी है, आईटी कंपनियों का हब है, लेकिन बारिश के बाद यहाँ की सड़कों का जो हाल है, उसे देखकर कोई यकीन नहीं कर सकता कि क्या यही गुरुग्राम है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है, मानो नदी बह रही हो। पानी में लोग गाड़ी लेकर चलने को मजबूर हैं। किसी की गाड़ी बंद हो जा रही है तो किसी की गाड़ी रेंग रही है। ट्रैफिक पुलिस वालों का काम बढ़ गया है। पानी में जो गाड़ियां फंस रही हैं, उसे क्रेन के जरिए निकालने में मशक्कत करनी पड़ रही है। ये गुरुग्राम के सुभाष चौक का हाल है, जहां रोज हजारों गाड़ियां आती हैं। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर शिवांग की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। साल 2025 ये है, 2024 में भी यही स्थिति थी, 2023 में भी यही स्थिति थी और कई दशकों से गुरुग्राम की यही स्थिति बनी रही है कि 1 घंटा भी अगर बरसात हो जाती तो कुछ इस तरह से सड़कें लबालब भर जाती हैं और दरिया बन जाती हैं। गाड़ियों को किनारे से निकलवाया जा रहा है
ताकि बीचों बीच से कोई भी गाड़ी रुककर खराब ना हो। सामने की आप जरा तस्वीर देखिएगा, ये सामने आपको नाला दिखाई देगा। अब आप देखिए कि नाला किस तरह से चौक है। ये जो सारा पानी है वो सारा पानी सड़क के ऊपर ही लबालब भरा हुआ है। गुरुग्राम में यह हाल सिर्फ एक सड़क का नहीं है, शहर की ज्यादातर सड़कें डूबी हुई हैं। कहीं कहीं 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। बारिश का पानी भरने की वजह से जयपुर एक्सप्रेसवे पर लंबा जाम लग गया है। अब एनसीआर के ही एक और दूसरे शहर ग्रेटर नोएडा का हाल देखिए। ये इको विलेज 1 नाम की सोसाइटी है। बेसमेंट में बारिश का इतना पानी भर गया है कि पार्किंग में जो कारें खड़ी थी वो लगभग डूब चुकी हैं। गाड़ियों का आधा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। ये आपको नजर आ रहा होगा। ऐसी ही तस्वीरें ग्रेटर नोएडा और नोएडा की एक और सोसाइटी से भी सामने आई। यही पास में ही क्रॉसिंग रिपब्लिक है। वहां के बेसमेंट में भी 3 से 4 फीट पानी भरा हुआ है। बेसमेंट में पानी भरने की वजह से सोसाइटी के लोगों को बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। पीने के पानी की दिक्कत हो गई है। आने जाने वाली लिफ्ट भी ठप हो गई है। सुशांत एक का नाम की ये सोसाइटी है जहां बारिश के बाद बेसमेंट का एक हिस्सा धंस गया और कई गाड़ियां उसमें समा गई। बड़ी बड़ी जो चट्टानें सी हैं वो आपको नजर आएंगी। मिट्टी के बड़े बड़े ब्लॉक्स गिर गए हैं और कई मीटर की गहराई हो गई है, क्योंकि यहाँ पर बेसमेंट का काम चल रहा था। इसलिए कई सारी गाड़ियां, जो 3 गाड़ियों की हमें जानकारी है, वो अंदर धंस गई थी। और एक स्कूटी भी नजर आएगी जो यहाँ पर उस समय पार्क थी। क्या हाल हो गया है। वो गाड़ी की तस्वीरें दिखाते हैं उन 2 गाड़ियों की जिन्हें अंदर से निकाला गया है। एक ये देखिए, एक ये लाल रंग की गाड़ी जो आपको नजर आएगी और दूसरी एक काले रंग की गाड़ी जो आपको नजर आ रही है। पूरी गाड़ी में ऊपर तक मिट्टी भर गई है, मोटी मिट्टी की परत भर गई है। बाढ़ और बारिश ने किस तरह का कहर बरपाया है, तस्वीरें आपने देख ली हैं। बाढ़ से राजस्थान के भी कई इलाके बेहाल हैं। मरुधरा में तांडव की सबसे ताजा और खौफनाक तस्वीरें सवाई माधोपुर से सामने आई है। यहां बाढ़ ने सिस्टम की नाकामियां लोगों के सामने उघाड़ कर रख दी हैं। मुख्य मार्गों से शहर का रास्ता कट चुका है। आपदा विभाग के मंत्री ने इलाके में हाजिरी तो लगाई, लेकिन वो खुद आपदा के शिकार हो गए। सवाई माधोपुर में वाटर इमरजेंसी। तेज बहाव में हाईवे साफ। रेलवे स्टेशन रिवर टर्मिनल में तब्दील। पानी की मार, आईसीयू में अस्पताल। ये अलग अलग तस्वीरें राजस्थान के सवाई माधोपुर की। समूचा सवाई माधोपुर कुछ इस तरह बेहाल है। घर, बाजार, सड़क, रेलवे स्टेशन और अस्पताल में पानी की घुसपैठ हो चुकी है। पूरा शहर पानी की गिरफ्त में है। सवाई माधोपुर की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। 2 लेन वाला ये चौड़ा पुल सैलाब के सामने सरेंडर कर चुका है। पानी का तेज बहाव हाईवे पर मौजूद पुल को ही बहा ले गया। वायरल तस्वीर में एक ही पुल नजर आ रहा है, लेकिन एबीपी न्यूज जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचा तो पता लगा कि हाईवे पर एक नहीं 2 पुल दम तोड़ चुके हैं। इस वक्त हम उसी स्टेट हाईवे पर मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि जो पुल था वो पुल बाढ़ के पानी के तेज बहाव के चलते बह गया है। तकरीबन 50 फीट तक लंबा इस तरफ से ये जो पुल है बहा हुआ है और इतनी दूरी पर दूसरे छोर पर जो पुल है वो बहा हुआ है। तो जब से ये पुल बहा है तब से राजस्थान के सवाई माधोपुर से मध्य प्रदेश के श्योहर जाने वाला जो हाईवे है उसे बंद कर दिया गया है। ये तस्वीर स्टेट हाईवे 70 की है, जो सवाई माधोपुर को कोटा और मध्य प्रदेश के ग्वालियर और श्योपुर से जोड़ता है। लेकिन आसमानी आफत से अब आवाजाही पर भी ब्रेक लग गया। पानी ने सवाई माधोपुर में किस तरह तबाही मचाई है उसकी गवाही ये ड्रोन तस्वीरें दे रही हैं। मकानों का निचला हिस्सा जलमग्न हो चुका है। कई पेड़ बाढ़ में डूब चुके तो कई डूबने की कगार पर हैं। ड्रोन की इन्हीं तस्वीरों की पड़ताल करने एबीपी न्यूज ग्राउंड जीरो पर पहुंचा। फिलहाल यहां पहुंचने के लिए खास इंतजाम करना पड़ रहा है।
इस वक्त हम मौजूद हैं सवाई माधोपुर जिले के सूरवाल कस्बे में। पूरा का पूरा कस्बा जो है वो बारिश और बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। किस तरीके का नजारा है, किस तरीके के हालात हैं, ये हम आपको एक ट्रैक्टर पर बैठकर चलते हुए दिखा रहे हैं। गांव की ये सड़क है, जो सड़क आप देख सकते हैं कि जिस पर वाहन फर्राटा भरते थे, आज ये सड़क जो है इस पर कई फीट तक पानी भरा हुआ है और इस पर सिर्फ ट्रैक्टर के जरिए ही चलना संभव हो पा रहा है। माधोपुर आपदा के चक्रव्यूह में फंस चुका है। मुख्य राजमार्ग ठप पड़े हैं। पानी लोगों के घरों में घुसकर सब कुछ बर्बाद कर रहा है। अनाज भीगा हुआ है और पेट भरने के लिए बिस्किट का ही सहारा बचा हुआ है। बहुत दिक्कत हो रही है। पूरे नाच गड़ के, गाँव गड़ के, सब बेकार हो गए मामला। बच्चा बच्ची परेशान, डोर परेशान और व्यवस्था पूरी खराब हो रही है। खाना पीने का जुगाड़ नहीं, कुछ भी। खूब दिक्कत हो रही है। जानवरों को निकाल दिया, चारा सब बेकार हो गया। ये घर में पानी भर गया। रोजी रोटी के साथ साथ माधोपुर में इलाज का भी संकट गहरा गया है। ये तस्वीरें रणथंभौर सेविका अस्पताल की है, जहां अस्पताल के अंदर पानी भरा हुआ है। इन तस्वीरों को कैमरे में कैद करने वाले अपील कर रहे हैं कि घर पर ही रहें। रणथंभौर सेविका हॉस्पिटल में चिकित्सा सुविधा बाधित, कृपया पेशेंट अपने घर पर सुरक्षित रहें। सवाई माधोपुर में बाढ़ की चपेट में आने के बाद अस्पताल खुद आईसीयू में है। वहीं निर्माणाधीन जिला अस्पताल बनने से पहले पूरी तरह घायल नजर आ रहा है। देखिए, अस्पताल कैंपस में बनी 10 फीट सड़क बह चुकी है। 68 करोड़ की लागत में बन रहे अस्पताल का बेसमेंट भी स्विमिंग पूल में तब्दील हो चुका है। बीते 24 घंटे से पंप की मदद से पानी निकालने की कोशिश जारी है, फिर भी 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। सवाई माधोपुर की सुध लेने आपदा प्रबंधन मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी पहुंचे, लेकिन सड़कों पर इतना जलभराव था कि आपदा प्रबंधन मंत्री जी ही आपदा के चक्रव्यूह में घिर गए। उनकी गाड़ी ने बीच सड़क पर ही दम तोड़ दिया। इसके बाद मंत्री जी की गाड़ी को ट्रैक्टर की मदद से बाहर निकाला गया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। तो आपने देखा किस तरह के हालात बने और खुद नेताओं को भी पानी के कारण जो स्थिति पैदा हुई उसका शिकार होना पड़ा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को भारत की ताकत अब इतनी ज्यादा खटकने लगी है कि 24 घंटे में ही वो भारत की अर्थव्यवस्था को मरी हुई बताने लगे हैं। और अजीब बात देखिए कि राहुल गांधी को ट्रंप की कही बात सही नजर आती है। हालांकि खुद कांग्रेस के नेता मान रहे हैं कि ट्रंप कुछ ज्यादा ही बोल गए और राहुल गांधी को भी उन्हें विद्वान नहीं समझना चाहिए। You know, Prime Minister Modi is a friend of mine. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले अच्छी दोस्ती का स्वांग रचा और फिर भारत के खिलाफ टैरिफ अटैक कर दिया। यही नहीं, अब वो भारत की अर्थव्यवस्था पर तीखा हमला बोल रहे हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा है कि मुझे इस बात की परवाह नहीं कि भारत रूस के साथ क्या करता है। दोनों देश अपनी मृत अर्थव्यवस्थाओं को मिलकर और नीचे ले जा सकते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ट्रंप के मृत अर्थव्यवस्था वाले बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिना मौका गंवाए मोदी सरकार पर तीखा प्रहार किया। पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि खुद कांग्रेस के भीतर ही राहुल गांधी के बयान के उलट एक के बाद एक बयान सामने आए और ट्रंप के आगे न झुकने की सलाह दी। भारत और रूस की इकोनॉमी डेड है, एकदम गलत बात है। भारत की इकोनॉमी डेड नहीं, जो हमने आर्थिक सुधार किए जब नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह जी थे, उसके बाद उस आर्थिक सुधारों को आगे वाजपेयी जी ने भी बढ़ाया। On the other hand, if their demands are completely unreasonable, our negotiators have every right to resist. विपक्ष के हमलों का बीजेपी संसद के भीतर और बाहर खुलकर जवाब दे रही है। हम अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। जबकि ट्रंप के टैरिफ अटैक पर विपक्ष और सत्ता पक्ष जुबानी जंग में खुलकर उतर आए हैं। अमेरिका ये बात कह रहा है तो अमेरिका किसी आधार पे तो कह रहा होगा और सरकार को तो कुछ कहना चाहिए, क्योंकि 11 साल से कौन सी मित्रता बढ़ा रहे थे कि 11 साल के बाद ये दिन बुरे दिन और ये सुनने को मिल रहा है। पोजीशन सिर्फ ट्रंप के निर्णय के ऊपर फटाके बजाने के बाकी है
उनको खुशी हो रही है। वैश्विक वित्तीय सेवा कंपनी बार्कलेज के अनुमान के मुताबिक भारत की जीडीपी वृद्धि में 0.30% की गिरावट आना संभव है, लेकिन उसे इस बात का भरोसा भी है कि बातचीत के जरिए अमेरिका का लगाया गया टैरिफ 25% के नीचे आना भी संभव है। पीएम मोदी अक्सर आपदा में अवसर देखने की बात करते आए हैं और भारत ने हमेशा खुद को अपने संकटों से दसियों बार उबारा है। अमेरिका ने अक्सर ऐन मौके पर भारत के भरोसे को संकट में डाला है। कोरोना काल 2019, कोविड काल के दौरान वैक्सीन के निर्माण के लिए भी अमेरिका ने प्रमुख कच्चे माल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। शुरुआती झटके के बावजूद भारत ने इस बाधा को पार किया और सबसे तेज टीकाकरण करने वाला देश बना। यही नहीं, दूसरे देशों को भी भारत ने जीवन दान दिया। करगिल युद्ध 1999, विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार अमेरिका ने महत्वपूर्ण उपग्रह चित्र और जीपीएस डाटा साझा करने में देरी की, जिससे भारत को नुकसान हुआ। भारत ने अपने दम पर पाकिस्तान को पीछे धकेलने में कामयाबी हासिल की थी। वैसे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को समझना होगा कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, इसलिए अमेरिका के भीतर भी भारत पर बढ़ाए गए टैरिफ पर घमासान मच गया है। ट्रंप भारत से अपनी अपेक्षाएं पूरी कराने की मंशा रखते हैं, तो उन्हें भारत के हितों का भी पूरा सम्मान करना होगा। यही नए भारत की चाह है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।